हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। 2014 तक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हम लोग पॉलिटी का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर रेफर करें। जो भी 2023 में आप एग्जाम देने वाले हो या नेक्स्ट ईयर भी देने वाले हो, तो सीडीएस हो, एनडीए एस्पिरेंट हो या फिर सीएपीएफ वाले हो, सबको जो आप लोगों की क्वेरी होती है कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो ये लास्ट 10 इयर्स के ना सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, सीएपीएफ वाला बच्चा लास्ट 10 इयर्स के सीडीएस भी लगाए, साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, एनडीए वाले भी ईयर में 2 टाइम्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो वो 10-10 साल के वो लगाने, प्लस सीएपीएफ इटसेल्फ जो प्रिपेयर कर रहा है उसको तो लगाने ही लगाने। तो एनडीए वाले बच्चे को भी सीएपीएफ वाला पढ़ना है, सीएपीएफ वाले को भी लास्ट 10 इयर्स के एनडीए पढ़ने हैं। और ये सारी सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहने वाली है। ठीक है, चलो आज हम लोग 2013 का जो है वो देख लेते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पॉलिटी सेक्शन। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, ए बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटिंग, कि एक मनी बिल कब कहलाता है जब उसमें सिर्फ कौन से प्रोविजन हो। तो फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है द इम्पोजिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द रेगुलेशन ऑफ द बोरोविंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनकी कस्टडी। ठीक है, बेसिकली मनी बिल आपका इसमें आर्टिकल जो 110 में आता है वो सारा डिफाइन कर दिया है इसमें तीनों पॉइंट्स में। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेनल्टीज, ये वाला पॉइंट आपको लक्ष्मीकांत में पेज नंबर 22, चैप्टर 22 के पेज नंबर 22 पर आपको डायरेक्टली मिलेगा कि मनी बिल में कौन कौन सी, ये तीनों तो उसमें मिलेंगे जो मनी बिल कहलाता है। ठीक है, और ये स्पेशली आपको वहां हाईलाइट उसको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा नहीं होता आपका मनी बिल। तो रेफरेंस अगर इसका देखें, करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 3। रेफरेंस अगर देखें तो ए ऑप्शन ये है आपका डायरेक्टली। ठीक है, बी ऑप्शन आपका पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, और जो डी ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट है वो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन या फिर कोई अदर पेनल्टीज की बात हुई है अगर, ठीक है, फाइन्स या अदर पेनल्टीज, तो उसको मनी बिल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये वाली 7 स्टेटमेंट है जो मनी बिल में आती हैं। उसके बाद ये जो 3 स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है आपको ये भी रेफर करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये वाला पॉइंट देखा और काम बन गया। आपको ये बाकी जो इम्पोजिशन है, एल्टरेशन, रेगुलेशन है किसी भी टैक्स की बाई एनी लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस, तो इसको भी आपके मनी बिल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। ठीक है, अब पीवाईक्यू एनालिसिस का मेन जो मोटो है वो यही है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। अब आपने मनी बिल पढ़ लिया और इस चैप्टर में, इस पेज में आपको क्या करना है, एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़नी, नो स्टोन, कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न आपको नहीं छोड़ना है कि इसमें से अगर यूपीएससी ने पूछा है तो मे बी नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपके में 4, 5, 6 वाला स्टेटमेंट दे दे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पीवाईक्यू का मतलब ही यही होता है कि जहां से आपको इतना अच्छे से ये बताया जाता है कि इतने बुक पे 22 चैप्टर के 22nd आपके पेज नंबर पर ये चीजें, तो वो 22nd पेज जो है आपका 22वां पेज, उसकी हर चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, a person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a member of council of minister। ठीक है, वो बन सकता है लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट होती है, कुछ 6 मंथ होती है इसकी। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट वैसे करेक्ट है। नेक्स्ट है एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब यहाँ ये 3 ईयर कीवर्ड गलत हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा 6 मंथ है मैक्सिमम। ठीक है, फिर थर्ड है ए पर्सन सेल नॉट बी लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज टू बिकेम ए मिनिस्टर। ठीक है, लोकसभा का 25 होता है तो लोकसभा के मिनिस्टर वो बन सकते हैं। एक जनरल सी आपसे मिनिस्टर के बारे में पूछा है तो लोअर जो सबसे कम है दैट इज 25।
अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक डिजिट मैं बता देती हूँ, यहाँ क्या डिजिट आएगा, राज्यसभा के लिए क्या एज होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड इसमें जो करेक्ट आपसे पूछा है, फर्स्ट और थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रेफरेंस के लिए यही जो ऊपर हमने डिस्कस किया, ये आपका पेज नंबर 20.2 में और ये 22.5 में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी रिपीटेशन ऑफ वही सेम चीज होगा। ठीक है, आपको राज्यसभा की एज बतानी है ना। चलो, राज्यसभा का एक डिजिट लिख दिया मैंने, दूसरा आपको बताना है। नेक्स्ट है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एजुकेट्स disputes with respect to recruitment and condition of service of person appointed। अब इसमें जिसने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ी है उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना, बिकॉज लक्ष्मीकांत में साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट डिफेंस फोर्सेस और आपके जो ऑफिसर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट वाले, इनको छोड़कर बाकी और जितनी भी ये चीजें रह गई सब पर इनका होता है कि ये उस पे डिस्प्यूट पे जो आपका ये सीएटी है, ये कुछ चीजें, ये रूल्स, ये सारी चीजें बता सकता है, लेकिन इनके ऊपर इनका कोई अथॉरिटी नहीं होता। अगर बात करें डिफेंस फोर्सेस के जो सिविलियन जो मेंबर्स हैं तो उन पर भी बना सकता है, लेकिन स्पेसिफिक जो डिफेंस फोर्सेस में है उनके लिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के लिए सीएटी एजुकेशन नहीं दे सकता। ठीक है, एजुडिकेट नहीं कर सकता उनके डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। आप लोगों से पूछा गया है कि किस पे कर सकता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रेफरेंस के लिए पेज नंबर 35.1 पर जब आप देखेंगे सीएटी के बारे में क्लियरली इसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट कवर्ड बाय इट। ठीक है, इसका जो जुरिसडिक्शन एक्सटेंड होता है एआईएस ऑल इंडिया सर्विसेज पे भी होता है, सिविल पोस्ट पे भी होता है और सिविलियन एम्प्लॉय जो होता है डिफेंस सर्विस के यहाँ तक। उसके बाद आपका पैराग्राफ चेंज होता है, हाउएवर द मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, दूसरा ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, नॉट कवर्ड बाई, और यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों को नहीं होगा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग ऑफ हाउस। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है, एक होती है प्रोरोग करना, प्रोरोगेशन होना, एक होता है एडजॉर्नमेंट होना, एक एडजॉर्नमेंट साइन डाइन आता है। तो ये काफी सारे इसमें से डायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है। तो इसमें आप लोगों से हाउस के टर्मिनेशन के बारे में पूछा गया है। ओनली द हाउस ऑफ पीपल इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। प्रीवियस जो 2014 का पीवाईक्यू एनालिसिस था उसमें आप लोगों को बोला था कि लोकसभा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। ठीक है, इसमें भी सेम आपका रहेगा, इसमें भी आपको बताना है कि लोकसभा को दूसरे नाम से किससे जाना है। परमानेंट है, पीवाईक्यू एनालिसिस में भी हम ये चीज देख चुके हैं कि राज्यसभा जो हाउस है वो परमानेंट है आपका, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड है द पावर्स ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, इनको हम लोग देखेंगे इनके रेफरेंस के साथ भी। The power of the power to adjourn the daily sitting of the House of People and the Council of State belong to the Speaker और चेयरमैन रेस्पेक्टिवली। जो रेस्पेक्टिव हाउस के जो चेयरमैन है, लोकसभा के तो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन, तो उनके अंडर में ये चीज आती है कि वो उसको एडजर्न कर सके। ठीक है, इसमें ये बात बोली गई है, जो डेली सिटिंग है उसके बारे में बोली है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा गया इसमें करेक्ट ऑप्शन, तो 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ अगर हम देखें द पार्लियामेंट कांट बी डिसॉल्व्ड एट एज इट इज ए परमानेंट चैम्बर। अब पार्लियामेंट के तो हाउस की बात होती है ना, पार्लियामेंट की तो बात नहीं होती है। पार्लियामेंट के दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी बात होती है कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट है, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब एडजॉर्नमेंट का अगर हम देखें सी ऑप्शन में कि जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है, लोकसभा के तो हो गए स्पीकर, राज्यसभा के हो गए आपके चेयरमैन।
तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टेबल नंबर 22.1 में आपका, ठीक है, कि इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा के हो गए और राज्यसभा के, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। द पावर ऑफ डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन की पावर होती है और प्रोरोगेशन की पावर होती है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रोरोगेशन में अगर हम देखेंगे ये क्या टर्मिनेट करता है, इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग बट आल्सो ए सेशन। जो हाउस का एक सेशन होता है उसको भी टर्मिनेट करता है आपका प्रोरोगेशन। और जो एडजॉर्नमेंट था वो क्या करता था, वो सिर्फ एक सिटिंग को टर्मिनेट करता था, ना कि पूरे सेशन को, ठीक है। ये डिफरेंस है एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में। और ये प्रोरोगेशन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो एडजॉर्नमेंट था वो किया जाता है जो हाउस का जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है, दैट इज योर स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, लोकसभा नहीं है, ठीक है, ये हो गया। Which of the following statement regarding the power of Speaker of House of People is correct? बहुत ज्यादा पार्लियामेंट से इसमें 3-4 क्वेश्चन आपसे अभी तक पार्लियामेंट के ही पूछ लिए हुए, सारे आपके चैप्टर 22 में मिलेंगे, पेज 9 ये पेज 8 से मिलेगा। तो पहला है the speakers conduct in regulating the procedure of maintaining order in the house, कि जो भी वो चीजें हो रही है कि स्पीकर एक उसको डेकोरम मेंटेन करते हैं हाउस का, स्पीकर है आपके वो प्रॉपर एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो सब्जेक्ट नहीं है जुरिस्डिक्शन के अंडर, किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आती, तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बिसाइड प्रिसाइडिंग ओवर ओन हाउस द स्पीकर पोजेस सर्टेन पावर, कि स्पीकर हैं भाई लोकसभा के, अपने हाउस में तो प्रिसाइड करेंगे ही करेंगे वो, ठीक है। यहाँ आपकी और लाइन बनी थे, ये आपके स्पीकर बैठे, स्पीकर महोदय यहाँ बैठे, ठीक है। तो अपने हाउस को तो प्रिसाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सर्टेन पावर्स भी इनको हैं कि अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है किसी चीज को लेकर, तो वहां कौन प्रिसाइड करेगा, जो आपके लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को। राज्यसभा और लोकसभा की हुई ज्वाइंट सिटिंग, उसको भी कौन प्रिसाइड करेगा, लोकसभा के स्पीकर। चीजें समझ आई, तो दोनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ठीक है। थर्ड है आपका while a resolution for his removal is under consideration president shall preside। अब गलती तो यही निकल गई इनकी, इन्होंने क्या लिख दिया कि स्पीकर तब भी प्रिसाइड करेंगे जब उनका खुद का रिमूवल, स्पीकर का मान लो लोकसभा के स्पीकर का होना है रिमूवल, तो ये प्रिसाइड करेंगे उस मीटिंग को भी, लेकिन ये तो गलत है ना, इन्हीं का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और यही उसको प्रिसाइड करे। तो ये उसको प्रिसाइड नहीं कर सकते जब इनका रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन जो है वो कंसीडरेशन में होता है, ठीक है। इसका अगर हम सोर्स देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 एंड 2 जो आपके करेक्ट होंगे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अगर थर्ड का सोर्स हम लोग देख लें, तो पॉलिटी में साफ साफ लिखा हुआ है when a resolution for the removal of speaker is under consideration he can't preside at the sitting of house, दो ही में भी प्रेजेंट हो सकते हैं वो वहां, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। However, he can speak and take part in proceeding in the house at such a time and vote in the first instance, though not in the case of इक्वलिटी ऑफ वोट्स। अब वो वोट कर सकते हैं, वैसे तो वो फर्स्ट उसमें इंस्टेंस में वोट नहीं करते, वैसे तो वो अपना वोट जो है वो टाई में कास्ट करते हैं, लेकिन इस वाली चीज में वो पहले इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये स्टेटमेंट हो गया, और बाकी ये आपका ऑप्शन बी डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे। Next है a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament, कि डिस्क्वालिफिकेशन किस उससे हो सकती है कि एक being chosen as, कि वो उस हाउस के मेंबर बनने से, मतलब मेंबर चूज किए जाने से कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर उसके मेंबर बने रहने से किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इफ वी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, हर किसी में हमने पढ़ा है पॉलिटी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो इसमें भी ठीक है।
और इंडिया के अंडर मतलब सेंटर या स्टेट के अंडर, अदर देन एन ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। अब कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। अब वो आपको कमेंट, आपको ही बताना, चलो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर उनका अनसाउंड माइंड है और ये डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तीसरी है इफ ही रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। भाई 60 दिन की छुट्टियां लोगे क्या तुम लोग? तो वो ये बात भी ठीक है कि इतने दिन अगर एब्सेंट रहते हैं कोई मिनिस्टर अपने, तो उनको उनसे परमिशन लेनी होती है, अदरवाइज उनको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो पेज आपका ये फिर सेम एग्जैक्ट पार्लियामेंट चैप्टर पेज नंबर 6, 5 और ये भी 5 से ऑप्शन करेक्ट होगा इसका 1, 2 एंड 3, तीनों ही बात सही लिखी हुई है। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है तो भी हटा देंगे, अनसाउंड माइंड है तो भी उनको हटा दिया जाएगा, एब्सेंट अगर वो रहते हैं ऑल मीटिंग से फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज तो भी उनको वहां से हटा दिया जाएगा। Moving to the next question, which of the following expenditure are charged on consolidated fund of India? अब दो चीजें आती हैं सीएफआई में, ठीक है। एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। अब इसमें आप लोगों से चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में ही पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है उनके जो भी एक्सपेंसेस है, उनके ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो सारे इसमें से चार्ज होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। चार्ज का मतलब होता है नॉन वोटेबल, नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, कि भाई आप डिस्कस कर सकते हैं इसको लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको वोट नहीं कर सकते, आप जो है वो फिक्स है इनका, ठीक है। फिर दूसरा है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर है डेब्ट चार्जेस फॉर विच, जो गवर्नमेंट को भाई भरने हैं, गवर्नमेंट इनको भरने के लिए लायबल है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर होती हैं, मतलब चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। तीनों स्टेटमेंट का अगर रेफरेंस देखें पार्लियामेंट से ही आपका आया पूरा। अभी तक हम 6 से 7 क्वेश्चन कर चुके, सारे पार्लियामेंट से हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इसमें बता दिया, चार्ज अपॉन और मेड फ्रॉम। अब एक ये जो फर्स्ट वाला होता है नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, इस पे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्कस कर सकता है। दूसरे मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, उस पे कोई उस पे मतलब पार्लियामेंट वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगर चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें तो फर्स्ट जो आता है प्रेसिडेंट के अलावेंस हो गया, एमोलमेंट्स हो गया, उसमें आपसे यही पूछा गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में। दूसरा है जो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के, इन सब के बारे में पूछा गया है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। फिर है डेप्ट चार्जेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है पे करने के लिए, तो ये तीनों स्टेटमेंट हो गई आपकी करेक्ट। नेक्स्ट है which of the following are the privileges of house of people collectively? कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ हाउस के कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं आपके, ठीक है। जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उस टाइम ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो अब कलेक्टिवली प्रिविलेजेस जो हैं उनके बारे में पूछा है, द राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड राइट टू रेस्ट्रेन पब्लिशिंग, कि मतलब इनके पास राइट होता है कि पब्लिश कर सकते हैं ये प्रोसीडिंग्स को, डिबेट्स को, और जो अदर पीपल है, अदर पर्सन है, उनको रोक भी सकते हैं इस चीज के पब्लिकेशन से। एक वैलिड सा स्टेटमेंट लगता है कि ठीक है भाई, जो उस हाउस के लोग हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को भाई रोक भी तो सकते हैं उस घर वाले, जनरल से स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेक्स्ट है द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, टू एक्सक्लूड अदर्स यानी जो कि स्ट्रेंजर हो गए, उस घर के लोग नहीं है, फ्रॉम द गैलरीज एनी टाइम, कि भाई कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें करनी है और गैलरी में वो लोग खड़े हैं ऊपर, तो बोल सकते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। सो जो पीपल है, हाउस पीपल है, उनके पास ये एक राइट होता है कि बाहर वाले जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको हटा सकते हैं वहां से। अगर आप जनरल से अपने घर की भी बात करें, कोई आपको लगता है नहीं आना चाहिए, हम लोग कुछ ऐसी
फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल ऐसी चीजें, तो उनको आप बाहर कर सकते हैं अपने घर से, वही बात इसमें लागू होती है। चलो नेक्स्ट है द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। अब आपके कुछ उसूल हैं अपने घर में, अब कोई बाहर वाला आके उसमें उंगली करता है तो उसको क्या करोगे? भाई जा अपने घर जा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ये ज्ञान वाली बातें, ठीक है, बोल दोगे उसको। ये ट्रू है। ऐसा ही आपका हाउस ऑफ पीपल के बारे में चीजें हैं। लेकिन आप लोगों के वो जो उसूल हैं, जो चीजें हैं, वो आर्टिकल्स में आपने नहीं लिखवा रखी, ठीक है। बस फर्क इतना ही, ये चीजें आर्टिकल्स में हो जाती हैं आपकी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ है व्हाट इज सेड, जो भी पार्लियामेंट के अंदर बोला गया, जो भी हुआ, जो भी उनकी बातें हुई, कैन बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों भाई, हमारा पर्सनल घर है, हम इसमें कुछ भी करें, जो पंचायत है वो क्या करेगी इसमें बीच में? तो उस तरीके की चीज होगी, ये फॉल्स होगी आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब ए स्टेटमेंट ये रहा आपका, ठीक है। कलेक्टिवली जो प्रिविलेजेस होते हैं, राइट टू पब्लिश, और दूसरों को प्रोहिबिट कर सकते हैं ऐसा पब्लिश करने से भी। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको वहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं, आउटसाइडर्स को ये पनिश कर सकते हैं। तो यही चीज आपसे उसमें पूछी गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है consider the following statement, it shall be the endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facility, मिले उनको, इंस्ट्रक्शन मिले प्राइमरी स्टेट ऑफ प्राइमरी लेवल तक बच्चों को, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 350A जो आर्टिकल है वो डायरेक्टली उसका पूरा डिफाइन करके इन्होंने दे दिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है Constitution enjoins the Union of India to provide and promote the spread of that it may serve as a medium of expression, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी बोलता है कि यूनियन ऑफ इंडिया को प्रमोट करना चाहिए हिंदी को, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, सो दैट ये एक मीडियम एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सर्व कर सके, ठीक है। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। पेज नंबर 8.9 पर जब आप इसका रेफरेंस देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 350A यही पूरा लाइन ऊपर किया हुआ है, ठीक है। और ये इसमें कुछ लिखा है कि ये डायरेक्टिव डीपीएसपी वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, डीपीएसपी के लास्ट में, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी आपको उसी में मिलेगी, शायद उसमें पेज में इंक्लूड नहीं की है वो, बट कंटिन्यूएशन में आपको वहां मिल जाएंगी वो चीजें। नेक्स्ट है while the fundamental rights constitute limitation on state action, the directive principle are in nature of instrument, कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो हैं, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की टायरनी कुछ होती है तो उसके अगेंस्ट में मतलब एक लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाए। और जो डीपीएसपी है एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जो गवर्नमेंट को डे टू डे सर्टेन थिंग्स जो करनी होती है, गोल्स अचीव करना, उनमें ये चीज यूज कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकंड है the directive principle required to be implemented by legislation so long as there is no law carrying out the policy, ठीक है, neither the state nor an individual can violate any existing law or legal rights under the color of getting a directive। ये मेनली आपका डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका रेफरेंस निकालना पड़ेगा उस चीज से कि जिसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट अगर इसको इनेक्ट करवाना चाहे, कोई भी लॉज लेजिस्लेशन इसके लिए ला सकती है। उस चीज का रेफरेंस निकालकर ये आपका पैराग्राफ बना है, ठीक है। थर्ड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्स, तो यही गलत हो गई, एनफोर्सिएबल तो ये नहीं है। पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों ही एनफोर्सिएबल नहीं है, ठीक है, जस्टिसिएबल नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम सिर्फ थर्ड के उस पर जाएं तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी हट गया, सेकंड भी रॉन्ग, सॉरी सेकंड राइट है आपका और फर्स्ट राइट है। अब हमें पता है फर्स्ट वाला तो करेक्ट है ही है। अगर आपको सेकंड रेफरेंस से नहीं भी निकाल पाते तो आप इतना पता होता है कि फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो भी आपका ऑप्शन 2 जो था यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आप निकाल सकते थे, ठीक है। ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों करेक्ट वाला। कहीं कमेंट सेक्शन में भरे मिलो कि मैम आपने तो कुछ और ही बोला है, इसमें कुछ और पढ़ा दिया आपने। चलो ये इसका रेफरेंस है, ठीक है।
फंडामेंटल राइट लिमिटेशन होते हैं इन सब पे। और ये जो डीपीएसपी के बारे में बात हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है स्टेट के लिए। Next question is, which of the following statement is correct? Office connected with a religious or denominated institution may be reserved. अब इसमें बेसिकली मैं अगर इसको डिफाइन कर दूं तो इसमें ये बात कही है कि कोई भी अगर ऑफिस है उसको रिजर्व किया गया है तो कुछ पर्टिकुलर से स्टेट मतलब बोल सकता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का सेम रिलीजन वाला ही उस सेम चीज पर आकर बैठेगा। ठीक है, मान लो कोई भी दरगाह है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोला गया है ये, ठीक है, दरगाह है तो उसमें जो हाजी होते हैं वो मुस्लिम से हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां हिंदू जाकर बैठ गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसमें ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो उसी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो, वही उसके उनके लिए मतलब रिजर्व सीट उनके लिए वहां वो हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है ये, पेज नंबर 7.8 पर आपको मिल जाएगा। दूसरी का भी रेफरेंस आपको पेज 7.8 पर मिलेगा। ठीक है, द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, की स्टेट कुछ बैकवर्ड क्लास जिनका एक एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है वो स्टेट के अंडर, तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये भी सही बात है बिल्कुल। थर्ड है, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड, कुछ ग्राउंड्स इसमें बताए गए हैं कि इन ग्राउंड्स पर उनको इन एलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता ऑफिस अंडर द स्टेट, किसी भी स्टेट के अंडर कोई भी ऑफिस है उनके लिए उनको इन एलिजिबल नहीं बोला जा सकता। तो बिल्कुल स्टेट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, करेक्ट विल बी 1 2 एंड 3। रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रिलीजन वाली इसमें बात हुई है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही वो डिनोमिनेशन हो और उसमें गवर्निंग बॉडी में भी वही मेंबर हो जो पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करता हो। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट कुछ रिजर्वेशन ला सकता है और किसी भी सिटीजन को ये ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, कोई भी इनएलिजिबल नहीं हो सकता एम्प्लॉयमेंट अंडर द ऑफिस इन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आपका नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। ए बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन कौन सी चीजें इनमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट अगर देखें, इट इज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। हाँ भाई, ये तो ठीक बात है कि जब दो हाउसेस पास करेंगे विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, एक ने विदाउट अमेंडमेंट दे दिया कि हाँ भाई पास है, तभी वो जाकर एक्ट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज और हर एक्सेंट। अब कोई भी है, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बाद ही वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू साइन इट आफ्टर द, अरे ऐसा एज सच कोई रोल नहीं होता कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कुछ साइन करना होता है, ये तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। फिर है, सुप्रीम कोर्ट हैज टू अप्रूव एंड डिक्लेयर इट टू बी विद इन द जुरिस्डिक्शन। अब मेनली तो जुडिशियल रिव्यू के लिए कुछ चीजें होती है सुप्रीम कोर्ट की, या फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन तब होता है जब कोई जो बिल है वो बन चुका है एक्ट। और इसमें बात हुई है इन ऑर्डर टू बिकम एक्ट, कि एक्ट बनने से पहले के स्टेप पूछे। सुप्रीम कोर्ट का तो बाद में रोल आएगा कि वो वैलिड है, किसी लॉ को अगर वो अफेक्ट करता है, दूसरे आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, उससे पहले नहीं होता। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड हो गए आपके करेक्ट। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, ये रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका शायद, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जो पार्लियामेंट है वो एक नया स्टेट बना सकता है कि किसी भी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके या दो स्टेट की टेरिटरी को यूनिफाई करके। ठीक है, ये वो बात होगी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री वाली। ठीक है, कन्वर्जेंट में तो मिला दिया, डाइवर्जेंट में अलग अलग हो गया, तो इस तरीके से यूनिफाई कर दिया और एक में सेपरेट कर दिया। ठीक है भाई, ये पार्लियामेंट कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज ट्रू अबाउट इट, कि ये सिंपल मेजोरिटी से होगा या फिर रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से, वो चीज इसमें आपसे पूछी गई है।
ठीक है। तो फर्स्ट है बाय ए सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो सिंपल मेजोरिटी का हम लोग पढ़े, सिंपल मेजोरिटी पेज नंबर आपका चैप्टर 5 का पेज नंबर 2 से रेफरेंस लिया हुआ है इन दोनों का। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देख लें तो सिंपल मेजोरिटी से क्या कुछ चीजें होती हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर बाउंड्रीज को अल्टर करना है या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नाम को चेंज करना है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, सिंपल मेजोरिटी से होंगी। ठीक है, तो ये बात करेक्ट हो गई। फिर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट हु यूजुअली रेफर, कि ये सारी चीजें कब होंगी, जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे। ठीक है, और यूजुअली वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं अपने, फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो लेजिस्लेटर, जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास ये बिल पहुंचाते हैं, जो जो स्टेट इससे इफेक्ट होने वाला है। मान लो हरियाणा और यूपी के कोई टेरिटरी यूनिफाई करनी है, तो अब प्रेसिडेंट जो है हमारे वो हरियाणा और यूपी इन दोनों के पास वो चीज भेजेंगे कि भाई ये चीज है। लेकिन अब इसमें एक चीज आती है कि प्रेसिडेंट उनके व्यूज से बाउंड नहीं होते, उनको एग्री करना है तो करें, नहीं करना तो भी प्रेसिडेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्रेसिडेंट अपने मर्जी से करेंगे। वो जस्ट बस उनको एक रेफर करने के लिए होता है कि भाई तुम देख लो, हाँ करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो भी हम करवा ही लेंगे, वो वाली चीज है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका है करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैसे लिखा हुआ है, जेएस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। एक एक और क्वेश्चन था बट इसमें स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया, वो किसी दिन क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज इसके लिए मुझे फिर से रेफर करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है वो साथ में। फिर एक और क्वेश्चन है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस वर क्रिएटेड अंडर। अब 1909 में मुस्लिम्स के लिए हो गए थे, फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, मोंटेग चेम्सफोर्ड जो आया 1990 में, एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियंस के लिए भी इसको बना दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, टोटल आपके 1 2 ऑन एन एवरेज हम लोग कह सकते हैं 15 to 16 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनका सोर्स आप लोगों ने सबने देख लिया, लक्ष्मीकांत इनका सोर्स रहा है। ठीक है, तो उस बुक को पढ़ लिया करो एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, देखिए आपने ये वीडियो, बहुत मेहनत लगती है इन सब में। ठीक है, आदर्श सर बहुत मेहनत करते हैं तुम लोगों के लिए, ये सारी पीडीएफ बनाते हैं, इसमें जितने भी ये लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर, ये सारे मीनू मैम ने लिखे हैं। ठीक है, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, इतना ये सब तुम लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं वो लोग। ठीक है ना, अपना टाइम निकाल कर, तो तुम भी टाइम निकाल कर ये चीजें पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए सारी चीजें होती है ये सब। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 2012 के एनालिसिस के साथ। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी।